वेलकम टू कोल कैंपस। आज हम क्या करेंगे, जो एसएससीजीडी में, मतलब एसएससीजीडी अभी ये जून में इसके आंसर की आई है, ठीक है। तो 28 अप्रैल 2026 को फर्स्ट शिफ्ट उसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। वो ये जो एसएससी सीजीएल 2026 है ना, उसके लिए काफी हेल्पफुल होगी। विद एआई के साथ एनालिसिस करेंगे। एक बार आप पढ़ोगे तो दोबारा वीडियो पूरा देख कर ही मानोगे, ये मुझे कंफर्म विश्वास है। ठीक है, हम चलते हैं। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की अधिकतम सीमा निम्नलिखित में से कितनी तक सीमित है, मतलब केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम सीमा कितने तक सीमित है। तो इसका राइट आंसर लोकसभा का 15% है ना। इसको अब इसको करते हैं हम डी कोड। देखो आप, अब देखो। तो अब आ गए एआई के पास। अब देखो एआई का कमाल। अब संवैधानिक प्रावधान और संशोधन है। यह सीमा मूल संविधान की सीमा संविधान में नहीं थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जोड़ा गया था। क्या इसके तहत भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 75 में, उसमें एक नया उपखंड एक शामिल किया गया था, जो मंत्रियों की अधिकतम सीमा को सीमित करता है, ठीक है। इसका एक उदाहरण समझो। जैसे वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी, 543 है, ठीक है। तो इसमें 15% निकालेंगे तो लगभग 81%, 45 के आसपास है। इसका अर्थ है कि जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर अधिकतम सीमा 81 बनाई जा सकती है। अब ये कानून क्यों लाया गया? वर्ष 2003 में राजनीतिक लाभ या गठबंधन सरकारों को खुश करने के लिए बहुत बड़े आकार के मंत्रिपरिषद बना दिए जाते थे। इसी सरकारी खजानों पर भारी खर्च बढ़ता था। इस फिजूल खर्चों को रोकने के लिए प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने के मंत्रियों की संख्या को 15% सीमा तय की गई थी, ठीक है। कब? 2003 में। राज्य के लिए भी यही नियम है, सेम है। राज्य के लिए भी छोटे राज्य जैसे सिक्किम, गोवा आदि को ध्यान में रखते हुए यह भी तय किया गया है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या कम से कम 12 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, छोटे राज्य के लिए। अब मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछले पीयूआईक्यू में पूछे गए वो सभी मैं आपको देख लो, सर्च करके बताता हूँ, देखना। तो एक पूछा गया है, यूपीएससी सिविल सर्विस निम्नलिखित में से कथनों पर बताओ। भारत के संविधान के मंत्रियों की 4 श्रेणी: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री उप मंत्री में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर था दूसरा। केंद्र, ये किसमें पूछा गया था? यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम थी 2022 में, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। केंद्र सरकार मंत्रियों केंद्र सरकार में जो मंत्रियों की कुल संख्या, मतलब प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं की जा सकती। ये विद सोर्स के साथ है। इसका सोर्स ये देख लो। अगर जो विजयग्राम रवि की है ना, विश्लेषण रिपोर्ट में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एमपीपीएससीएस में, जो भारत के संविधान का 91वां जो संशोधन है ना, 91वां संशोधन क्या प्रदान करता है? तो इसने क्या प्रदान किया है? मंत्रिपरिषद के आकार की सीमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बता दिया मैंने। जैसे ये टेक्स्ट बुक के जो एमपीपीसीएस पेपर का एनालिसिस है ना, उसमें पूछा गया, देख लो। अगर आपको ना हो तो मैं इसके जो लिंक पे प्रोवाइड देखता हूँ, बताता हूँ आपको, देखो एक बार। तो हमारा एक क्वेश्चन है, ये कब पूछा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की लोकसभा की कुल 15% तक सीमित की गई थी? ये क्वेश्चन कब को? 11 जून 2019 को सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया था, ठीक है। ओपीसीएल है ये। इसके अतिरिक्त, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 और 2017 की परीक्षा में भी आ चुका है। सीएचएसएल 10+2 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार किस राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्रियों की न्यूनतम संख्या की कतर 15% होनी चाहिए? ये सीएचएसएल में 2020 में पूछा गया था। एमटीएस में पूछा गया ये कभी? 2021 में। 15% 2000 कब की गई थी? किस संशोधन के तहत? 91 के तहत की गई थी। सीपीओ एग्जाम में कब पूछा गया है? ये सीपीओ एग्जाम में पूछा गया। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो टिप्पणी नृत्य है के साथ आमतौर पर कौन सा संगीत या वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ढोल और मजीरा और छोटी साज। तो हम देखते हैं कि टिप्पणी नृत्य है कहाँ का और उस राज्य के कितने नृत्य, सभी को देख लेते हैं। चलते हैं। तो ये है, ये कौन से राज्य का ढोल मजीरा? ये सही राइट आंसर है। टिप्पणी नृत्य है गुजरात के चोड़वाड़ और वेरावल क्षेत्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य
में लय बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से झांझ, मंजीरा, ढोल और शहनाई जैसे वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हम चाहते हैं गुजरात के सभी लोक नृत्य। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य गरबा, डांडिया रास, भवई, ये सभी है ना। तो गरबा, गरबा कब किया जाता है? ये नवरात्रा में माँ दुर्गा की पूजा के लिए किया जाता है। डांडिया रंग बिरंगी छड़ियों के साथ पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऊर्जावान नृत्य है ना। टिप्पणी नृत्य चोरवाड़ क्षेत्र की कोली महिलाओं द्वारा जमीन कूटने और लकड़ी के साथ किया जाने वाला। भवई, भवई भी कहाँ का है? गुजरात का। हुडो नृत्य कहाँ का है? बरवाड़ चारवाड़ जनजाति का नृत्य जो भेड़ों की लड़ाई की हरकतों से प्रेरित है। हुडो। पादर नृत्य ये नल सरोवर के किनारे रहने वाले मछुआरों समुदाय द्वारा नाव चलाने की कला को दर्शाने के लिए किया जाता है। डांगी नृत्य सिद्धि धमाल ये कहाँ का है? ये अफ्रीका मूल सिद्धि के, ये सभी वहाँ के गुजरात के। सिद्धि धमाल और पनियारी, इन सभी को आप अपनी एक पेज लेकर बैठो। पेज में आपको मतलब ओनली ये ऐसे लिखना है गुजरात सिद्धि धमाल, ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में बस, इंग्लिश में सिद्धि धमाल। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां क्या है? 23वां कौन सा वेद अपनी संगीतात्मक सामग्री के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर सामवेद। इसमें कुछ ऐसा डिटेल नहीं है, हम इसे नहीं देखना चाहते। 24वां क्वेश्चन है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण बल क्यों लगता है? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। तो इसका स्पष्टीकरण देखो आप। गुरुत्वाकर्षण बल सीधे तौर पर किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। पृथ्वी का द्रव्यमान का ये लगभग 181 बटा है लगभग, इसलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान जो कितना 1/81 है, ठीक है, इसलिए 1/6 है लगभग, इसलिए कम है। क्योंकि जो आपको बता दूं पृथ्वी के वजन के कंपैरिजन में जो चंद्रमा का वजन है ना वो कितना है? 1/81 है। तो इसलिए यहाँ पर जो द्रव्यमान भी कम महसूस होगा वहां जाने पर। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी है। कौन है? चित्रा बनर्जी है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स के लेखक कौन है? चित्रा बनर्जी है। ठीक है, चित्रा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चित्रा बनर्जी कौन है इनके बारे में देख लेते हैं। जो ये द पैलेस ऑफ इल्यूजन है ना, ये किसका है? चित्रा बनर्जी का है। चित्रा बनर्जी दिवाकर उन्नीस से जुड़ी एक विशेष जानकारी इसमें देखो। ये है पुस्तक है ना, कौन सी पुस्तक है? जो द पैलेस ऑन इल्यूजन्स है ना, ये भारतीय महाकाव्य एपिक महाभारत का एक आधुनिक और अनोखा रूप है। इस उपन्यास की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। इसमें नारीवादी का दृष्टिकोण है, द्रौपदी का जीवन का है, 5 पतियों के साथ तालमेल है, ब्रह्मों का महल के बारे में बताया गया है, भावनाओं के रिश्तों की गहराई है। चित्रा बनर्जी के बारे में कौन है? चित्रा बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवित्री है। वे अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, इतिहास और पौराणिक कथाओं और महिलाओं के आंतरिक संघर्षों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए जानी जाती है। ठीक है, इनके ऊपर और प्रमुख रचनाएं ये द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, सिस्टर ऑफ माई हर्ट, द फॉरेस्ट ऑफ इंसेंटमेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है क्योंकि ये माता सीता के दृष्टिकोण के लिखा है, ये रामायण के बारे में। द फॉरेस्ट ऑफ इंचांटमेंट है, ठीक है। और अन्य विकल्प है इसमें, जैसे सुधा मूर्ति, ये कौन है? सुधा मूर्ति भारतीय लेखिका, समाज सेविका और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष है। कौन? सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष है। उन्होंने बच्चे और व्यवसाय के लिए सरल भाषा में कई कहानियां लिखी, जैसे वाइज एंड अदरवाइज, द मदर आई नेवर न्यू। एक देवदत्त पटनायक, ये भारत के कौन है? मशहूर पौराणिक कथाकार लेखक है हिंदू धर्म, ये तो इतना इंपॉर्टेंट। कविता सेन कौन है? कविता सेन है, ये पौराणिक कथाओं पर आधारित उपन्यास के लिए जानी मानी लेखिका है। ये अक्सर महाकाव्य और कम चर्चित महिला पात्र पर केंद्र की दापी लिखती है। चलते हम नेक्स्ट की तरफ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से खुशी सूचकांक में उदारता का कारण क्या है? तो दान देने या दूसरों की मदद करने की इच्छा, ये निम्नलिखित में से कौन सा क्या निम्नलिखित में से कौन सा खुशी सूचकांक में उदारता कारक का उदाहरण है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है क्या कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी या चुंबकीय क्षेत्र पर हमें जो क्या करते हैं, अवशोषित सौर कणों को संरक्षित करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें अवशोषित सौर कणों से संरक्षित करता है। जब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अस्थायी रूप से दुर्लभ हो जाता है तो क्या होता है, तो ध्रुवीय ज्योति और विकिरण जोखिम में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर देख लो। किदम्बी श्रीकांत ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय शटलर बने कब, 2021 में। अब इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं इंपोर्टेंट करंट से भी। जो ये है ऐतिहासिक कारनामा जो 2021 का BWF विश्व चैंपियनशिप था ना, वहां हुआ। ये टूर्नामेंट के 12 से 19 दिसंबर 2021 को स्पेन के कहां पर हुआ था, हाई एल्वा में शहर में आयोजित हुआ। इतिहास रचने का सफर। टूर्नामेंट में 12वीं वरीयता वाले किदांबी श्रीकांत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक सफर हासिल किया। सेमीफाइनल में उसका मुकाबला भारत के जो लक्ष्य सेन से था। उन्होंने इस मुकाबले में कांटे की टक्कर के मुकाबले में श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14 और 21-17 से रहकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। ठीक है, फाइनल मुकाबला 19 सितंबर 2021 को खेला गया था। कहां पर, लोहोकिन यू में। किदांबी श्रीकांत में तो फाइनल मुकाबला जो 19 सितंबर 2021 को खेले गए पुरुष एकल में, जो ये सिंगापुर का था, इसने जीता था। ठीक है, श्रीकांत में इसमें जो अब भले ही ये स्वर्ण पदक नहीं जीत सके, लेकिन इस चैंपियनशिप में 44 साल के इतिहास में भारत फाइनल तक पहुंचने वाले सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने थे। कौन, ये किदांबी श्रीकांत है ना, ये किदांबी श्रीकांत। इस जीत का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसमें प्रकाश पादुकोण जो 1983 में कांस्य पदक ही जीता था, भारत का पहला एकल पुरुष। बी साई प्रणीत कांस्य पदक जीते थे। लक्ष्य सेन 2021 कांस्य पदक जीता था इसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 1991 की 1991 से पहले किस नीति ने कुछ उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सीमित कर दिया था, तो उसका राइट आंसर है औद्योगिक लाइसेंस नीति। ये तो सभी को आता होगा। ये इंपोर्ट जो वर्ष 2017 में चाबार बंदरगाह कहां पर है, चाबार बंदरगाह ईरान में है। ठीक है, के माध्यम से भारत द्वारा पहली बार अफगानिस्तान में कौन सी वस्तु भेजी गई, तो गेहूं भेजी गई थी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट हमारा यूरानम के दौरान पुरुषों में होने वाले परिवर्तनों के लिए कौन सा हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन है। इंपोर्ट मतलब सभी को आता होगा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में किस सांसद को इतिहास और स्कॉलरशिप में उनके योगदान के लिए राज्यसभा में के लिए मनोनीत किया गया, तो उसका राइट आंसर है मीनाक्षी जैन को। मीनाक्षी जैन को किया गया था। अब कब किया गया था इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या मैटर है इसका। अब ये विकिपीडिया से लिया गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर मीनाक्षी जैन को 12 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से राज्यसभा संसद के लिए मनोनीत किया गया था। इसके बाद 21 जुलाई 2025 को उन्होंने संसद सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। ठीक है, इससे जुड़े में अन्य मनोनीत सदस्य भी थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक साथ 4 विशिष्ट हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया था, जिसमें डॉक्टर मीनाक्षी जैन थी, हर्षवर्धन कोण था, हर्षवर्धन श्रृंगला था, उज्जवल निकम था और सी सदानंद मास्टर थे। ये द हिंदू का है, तो द हिंदू की बता देता हूँ आपको, रिपोर्ट देख लो एक बार इसमें। ये देखो द हिंदू के आगे, प्रेसिडेंट मुर्मू नॉमिनेट्स फॉर राज्यसभा इंक्लूडिंग फॉर्मर, कौन है फॉर्मर, जो वो था, देख लो ना यार इसमें। तो इसमें जो हर्षवर्धन श्रृंगला था ना, वो कौन था, वो फॉर्मर सेक्रेटरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी, तो इसका उद्देश्य था जो समाज है ना, समाज की आर्थिक स्थितियों पर सांख्यिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से बांग्लादेश के साथ सीमा कौन साझा नहीं करता, तो उसका राइट आंसर है इसमें ओडिशा। अब इसकी इमेज के साथ मैं आपको बता देता हूं, देखना कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से नहीं करते हैं।
आप देख लो इसमें जो बांग्लादेश की सीमा के साथ कौन कौन से करते हैं ना, तो इसमें देखो आप, हो, इसमें यही दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया कौन, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक ये पूरा, ये भूटान आ गया। फिर ये बांग्लादेश में ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन है, असम आ गया। फिर ये अंदर मेघालय है, ठीक है, और ये त्रिपुरा है। तो चार राज्य है, कौन कौन से, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इसके कितने, मिजोरम भी करता है, मिजोरम तो देखा ही नहीं हमने। मिजोरम दे बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो पांच राज्य है ना, ये इसके साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बारे में कितने किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर की करते हैं, कितने, 40-96 किलोमीटर की। चलते हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती आज भारतीय कृषि में प्रमुख है। तो उसका राइट आंसर, कृषि जोतों को लगातार खंडित होना और परिचालित होल्डिंग्स के आकार में गिरावट। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, इसके मैं कारण जानता हूं, देखो ये कहां से क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो इसको इंपॉर्टेंट देखो आप। ये क्या है, एक करंट मुद्दा है, डिजिटल कृषि मिशन है ना। हाल ही में सरकार ने 28-17 करोड़ की बजट के साथ डिजिटल एक्स एग्रीकल्चर मिशन की मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य था भूमि के जो छोटे टुकड़े और बुक करते हुए डेटा की समस्या को तकनीकी से हल करना था। ठीक है, इसमें जो 11 करोड़ किसानों को एक डिजिटल आईडी बनाई गई थी, जमीन का डिजिटल नक्शा प्रोवाइड किया गया था। नया डेटा क्या कहता है, नया डेटा कहता है कि इसमें जो भारत की औजार औसत कृषि जोत घटकर जी 1.08 हेक्टेयर रह गई। छोटे किसान, भारत में कुल किसानों में से लगभग 86% छोटे किसान सीमांत की श्रेणी में आते हैं, इनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। ये लगातार आबादी बढ़ रही है। इन जोतों, छोटे जोतों से पैदा होने वाली चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां सरकार के अन्य हालिया कदम, पीएम किसान निधि सम्मान निधि, नमो ड्रोन दीदी योजना, ठीक है, इफोस को बढ़ावा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। नेक्स्ट हमारा, भारत के पहले कौन निर्यात प्रशासन केंद्र का स्थान किस बंदरगाह पर किया गया था। तो उसका राइट आंसर कांडला बंदरगाह पर। अब हम क्या देखेंगे, जितने भी प्रथम पहले क्षेत्र है ना, निर्यात प्रशासन क्षेत्र, जितने भी प्रथम है सब एक ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे, जितने भी प्रथम है। इसका तो राइट आंसर है जो कांडला निर्यात प्रशासन क्षेत्र है ना, इसकी स्थापना 1965 में की हुई थी। यह न केवल भारत का बल्कि एशिया का पहला निर्यात प्रशासन क्षेत्र था। ठीक है, कौन, कांडला। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और विदेशी मुद्रा मुद्रा को अर्जित करना था। बाद में 2000 के दशक में ईपीजेड को विशेष आर्थिक क्षेत्र से एसईजी में बदल दिया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एसएससी, इसमें जो स्टैटिक सेक्शन से भारत के प्रथम टॉपिक जो बार बार 50 पूछे जाते हैं ना, उनको देख रहे हैं। पहला भारत के पुरुष प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। प्रथम, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल भारत, बंगाल के थे ये, और ये भारत के कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये इंपोर्टेंट है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू साहब थे। और प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम चुनाव आयुक्त इंपोर्टेंट सुकुमार सेन थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे कौन, हीरालाल जे कानिया थे, इंपोर्टेंट है ये भी। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, इंपोर्टेंट है, काफी बार बार पूछे थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। भारतीय रत्न से सम्मानित कौन है, प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी इंपोर्टेंट है। अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले कौन है, मिहिर सेन है। प्रथम कमांडर इन चीफ भारतीय सेना कौन है, वो थे जनरल एम करियप्पा। फील्ड मार्शल कौन थे, मौनिक शाह। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन, जी शंकर कुरूप है, ये इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न
सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। महिलाओं में देख लो, प्रथम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थी? राष्ट्रपति तो प्रतिभा पाटिल थी, और ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। राज्यपाल कौन थी? सृजना नायडू थी। मुख्यमंत्री कौन थी? सुचरिता कृपलानी। दोनों कहां से थी? उत्तर प्रदेश से थी। कौन? सृजना नायडू और सुचरिता कृपलानी। लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? पहली मीरा कुमार। और सुप्रीम कोर्ट की कौन थी? फातिमा बेबी। पहली महिला न्यायाधीश। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश पहली कौन सी थी? लीला सेठ थी। आईएएस आईपीएस, आईएएस थी कौन थी? राजम मल्होत्रा। और आईपीएस कौन थी? किरण बेदी साहब थी। ठीक है। नोबल 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 कौन थी? पहली मदर टेरेसा थी। और भारत रत्न पाने वाली कौन थी? इधर इंदिरा गांधी थी। ज्ञानपीठ पाने वाली कौन थी? आशापूर्णा थी। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल थी। मिस वर्ल्ड पाने वाली कौन थी? कुमारी रीता फारिया थी। मिस यूनिवर्स कौन थी? सुष्मिता सेन थी। ठीक है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली आरती साथी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली। अशोक चक्र पाने वाली नीरज बोनेट थी। और भारतीय फाइटर पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी। ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत में प्रथम अन्य एवं सामान्य ज्ञान। प्रथम परमाणु पनडुब्बी अप्सरा थी। ठीक है। फिल्म कौन सी थी? जो मूक बोलती, राजा हरिश्चंद्र मूक थी। और बोलने वाली कौन थी? आलम आरा। समाचार पत्र था बंगाल गजट। और विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। और पन बिजली और एशियाई खेल। पहले पन बिजली विश्व समुद्रम थी। पहले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में 1991 में हुए थे। चलते हम अब नेक्स्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट है, उन्हें पढ़ लिया। बहुत ही क्विक रिवीजन के साथ है। आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक है चरक। आयुर्वेद के जनक कौन है? चरक है। अब हम जितने भी जनक है उन सभी को इंपॉर्टेंट, जो एसएससी की धरती से सभी पूछे जाते, बार बार पूछे जाते, उन्हीं को देखेंगे। ऐसे नहीं कि हम सभी को देखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं। ये इसमें आप देखना कि ये जो मतलब सर्च करके बताता है। देखो इसमें ये सर्च करने लग रहा है, ये देखो सभी वेबसाइट से सर्च करता है। ठीक है। तो अब चलते हैं हम। इतिहास के जनक को एरोडेटस है। संविधान के भीमराव साहब है। अर्थशास्त्र के कौन है? एडम स्मिथ है। भूगोल के जनक इरोटोस्थेनिस है। राजनीतिक विज्ञान के अरस्तु है। विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के थे थियोफ्रेस्टस है। रसायन विज्ञान के एंटोनी लेवोजियर है। आधुनिक भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन और गैलीलियो साहब है। और चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेटस है। होम्योपैथी के जनक कौन है? सैमुअल हैनीमैन। ये इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिकी के ग्रेगर जॉन मेंडल थे। और कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर के बेबल साहब थे, बेबेज साहब। इंटरनेट के विंड सर्प थे। कौन थे? विंड सर्प थे। विंड सर्प कौन थे? विंड सर्प ये थे देखो। ठीक है। इनके बारे में मैं बता देता हूँ सबको। अगर जिसकी ईमेल के जनक कौन थे? रे टॉमलिंसन थे। रे टॉमलिंसन थे। ये रे टॉमलिंसन थे। ठीक है। एआई के कौन है? एआई के आर्टिफिशियली, ये इंपॉर्टेंट है, जॉन मैकार्थी है। ठीक है। डब्ल्यू के टीम बर्सनली थे। भारतीय महत्वपूर्ण क्रांति कार्यक्रम में देखो, हरित क्रांति की कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये नॉर्मन बोरलॉग है। ये है नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है। श्वेत क्रांति के कौन? वर्गीज कुरियन है। दुग्ध भारत के अंतरिक्ष के कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई है। जो भारतीय परमाणु जहांगीर कार्यक्रम के कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। भारत के सिनेमा के जनक कौन है? गोविंद फाल्के साहब है। दादा साहब फाल्के मतलब धुंधीराज गोविंद फाल्के। इसे दादा साहब फाल्के बोलते हैं। इसका सही नाम क्या है? इसका नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के। चिकित्सा के कौन है? सुरस्तु। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन के। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। बिम्बसार की कथित तौर पर हत्या करने के करने या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो अजात शत्रु था। अजात शत्रु। अब ये कौन से वंश थे? इस वंश से जितने भी वंश क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी देख लेते हैं हम। ठीक है। तो ये प्राचीन भारत के जो कौन से वंश से थे? ये हर्यक वंश से संबंधित, जिनका मगध साम्राज्य का शासन किया गया था। तो जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछे गए। हर्यक वंश ये लगभग 544 ईसा पूर्व तक से 1413 तक था। इसका संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के बिंबिसार साहब थे। कौन थे? बिंबिसार इस वंश के संस्थापक थे। ठीक है। राजधानी कहाँ थी इसकी? राजगृह और गिरिवीरवर्ज, जिसे बाद में उज्जैन द्वारा पाटलिपुत्र कर दिया गया था, वर्तमान पत्र। पितृहंता वंश। इस वंश को इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी।
और फिर अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने उसकी हत्या कर उसकी गद्दी पर बैठा था, इसलिए इसे केवल। अब देखिए इसके प्रमुख शासक कौन थे, बिंबिसार कुणारियक के, ये यहाँ इतने 544 ईसा से 492 तक थे। फिर अजात शत्रुआई ने इसको मार दिया था, है ना। फिर इसके इसका बेटा उदयन आए, फिर इसने इसको मार दिया था। फिर नाग दशक अंतिम राजा कौन थे जिसने अपने अमात्य शिशु नाग ने पंचु कर शिशु नाग वंश की स्थापना की थी। कौन थे वो, नाग दशक थे। अब प्रश्न पूछे गए क्वेश्चन देखो, मगध के हर एक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने। ठीक है। इतिहास के किस राजा को स्थायी सेना रखने वाला पहला राज्य कहा जाता है, ठीक है, तो वो है बिंबिसार। जैन ग्रंथों में बिंबिसार को किस नाम से पुकारा गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया श्रेणिक, श्रेणिक है ना, एसएससी सीएचएस में पूछा गया। ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जैविक को किस राजा के इलाज के लिए अवंती भेजा था, तो चंड प्रगोत को। तो बिंबिसार कौन है, बिंबिसार ये है देखो। ठीक है, बिंबिसार के बारे में ये विकिपीडिया में दे रखा है। बिम्बसार किस महाजनपद को जीतकर मगध में मिलाया था, तो उसका पहला अभियान कौन सा था, तो चंपा था। बिम्बसार की प्रारंभिक राजधानी कौन सी, गिरिवर्ज राजगृह थी। अजातशत्रु किस प्रसिद्ध मगध सम्राट का पुत्र था, तो बिम्बसार का था। अजातशत्रु को उपनाम कौन सा था, कुणिक था। प्रथम बौद्ध संगति जो कहां पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु ने वैशाली के खिलाफ युद्ध में किन दो नए गुप्त हथियारों को उपयोग किया था, रथमसूल और मासिलांकट। वज्जी संघ में फूट डालने के लिए अजातशत्रु ने किस कुशल मंत्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो वत्सकार ने। गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के समय मगध का शासक कौन था, तो अजातशत्रु थे। गंगा और सोन नदियों के संगम पाटलिपुत्र पर शहर की स्थापना किसने की थी, तो ये उदयन ने की थी। इंपोर्टेंट, पाटलिपुत्र की उदयन ने। ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह के पाटलिपुत्र किस राज्य द्वारा स्थानांतरित किया गया, तो उज्जैन द्वारा। उज्जैन किस धर्म का अनुयायी माना जाता है, तो जैन धर्म। हरियक वंश के अंतिम शासक कौन थे, नागदशक। इंपोर्टेंट है, जो एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया। ठीक है। नागदशक को पद से हटाकर किस अमात्य ने शिशुनाग की नींव रखी थी, तो शिशुनाग वंश की, तो शिशुनाग ने। ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस राजवंश को पितरंता वंश के, हरियक वंश को। हरियक वंश के शासक बिम्बिसार और अजातशत्रु किन दो महान धार्मिक गुरुओं के समकालीन थे, महात्मा बुद्ध और महावीर साहब के थे। ठीक है। नेक्स्ट, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के उत्कर्ष का मुख्य भौगोलिक कारण क्या था, तो लोगों की खदान की उपलब्धता और सामरिक रूप से सुरक्षित राजगृह की पहाड़ियां थी। ठीक है। चलते हुए अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु, तो इस इसके पूरे उसको ये एक बार थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो हम आ गए जो मुगल के शासक थे ना, इनके बारे में देखते हैं। पहला कौन था, बाबर 1526 से 1530, ये इस संस्थापक थे। फिर इसका बेटा हुमायूं आया था 1530 से 1540 से 1555 56 में इन्होंने लड़े थे। इन्हें शेरशाह को पराजित किया। फिर अकबर आया था 1556 से 1605, साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया था। फिर जहांगीर आया था 1605 से 1627 तक। फिर शाहजहां आया था 1627 से 1658 तक। ठीक है। फिर औरंगजेब आया था 1658 से 1707 तक। यह साम्राज्य की सीमाएं चरम सीमा पर पहुंची थी। ठीक है। अभी इसके जो उत्तर मुगल काल औरंगजेब के बाद कौन कौन थे, बहादुर शाह प्रथम थे 1707 से 1712। फिर जहांदर शाह थे 1712 से 1713 तक। फिर फर्रुखसियर थे 1713 से 1719। रफी उद दरफा थे 1719 कुछ महीने। फिर रफी उद दौलत थे कुछ महीने ये भी रहे थे। मोहम्मद शाह थे 1719 से 1748 तक। इंपोर्टेंट है ये, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर अहमद शाह बहादुर थे 48 से 1754। फिर आलमगीर द्वितीय 1751 से 1759। शाहजहां द्वितीय, सालम द्वितीय, ये इतने थे। फिर बहादुर शाह जफर, इंपोर्टेंट है ये, बहादुर शाह जफर कौन थे, 1837 से 1857 तक अंतिम थे। ठीक है। अगर आपको किसी के बारे में जानना चाहो तो बात पूछ सकते हो अभी भी। तो हमने उसे ब्रीफ में देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जुलाई 2025 में तक भारत में कितने राज्य जिन्होंने पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया है, तो इसमें आपने एक बात नोट की होगी, जो करंट अफेयर्स आ रही है ना अभी पहले शिफ्ट में, तो वो 2025 वाली आ रही है। तो 2025 वाली को एक बार कंटेस्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इसके बारे में, तो इसमें जो 21 राज्य है ना,
इसमें तो, इसमें राजस्थान, दिल्ली नहीं है इसमें। और पहला राज्य कौन सा था इसमें? तो बिहार था पहला राज्य। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बिहार था। इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। चलते हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।